नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दौरे पर। पहले दिन आंध्र प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। विशाखापट्टनम में करेंगे रोड शो। एक देश एक चुनाव पर आज जेपीसी की पहली बैठक। पीपी चौधरी की अध्यक्षता में 2 विधेयकों पर होगा विचार। विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि समिति को देंगे जानकारी। असम की कोयला खदान में फंसे 9 मजदूरों में से 1 की मौत। अन्य 8 मजदूरों की तलाश में जुटी भारतीय सेना, असम राइफल्स, एनडीआरएफ समेत कई टीम। भुवनेश्वर में युवा प्रवासी भारतीय दिवस से हुआ 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का शुभारंभ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, विकसित भारत की यात्रा में युवा हैं महत्वपूर्ण हिस्सा। और राजनाथ सिंह आज मालदीव के रक्षा मंत्री के साथ करेंगे बातचीत। मालदीव के रक्षा बलों की क्षमता बढ़ाने, रक्षा परियोजनाओं समेत रक्षा सहयोग से जुड़े तमाम पहलुओं की होगी समीक्षा। और आइए अब खबरें जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। दरअसल आज से आंध्र प्रदेश और ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर वो रहेंगे। आज पहले दिन पीएम विशाखापट्टनम में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री विशाखापट्टनम के पास पुदिमतक्का में अत्याधुनिक एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखेंगे, जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है। इस परियोजना में लगभग 1,85,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न रेलवे और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे, जिसमें अन्य परियोजनाओं के साथ साथ विशाखापट्टनम में दक्षिण तट रेलवे मुख्यालय की आधारशिला रखना भी शामिल है। प्रधानमंत्री अनकापल्ली जिले के नाकापल्ली में बल्क ट्रक पार्क की नींव रखेंगे। बल्क ट्रक पार्क के हजारों नौकरियों का सृजन होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री तिरुपति जिले में चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे के तहत कृष्णापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र यानी केआरआईएस सिटी की आधारशिला भी रखेंगे। इस परियोजना से भी लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन होने का अनुमान है। पीएम विशाखापट्टनम में एक रोड शो भी करेंगे। और आपको बता दें, एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज हो रही है। समिति को विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारी जानकारी देंगे। ये बैठक जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बुलाई है। इस समिति में कुल 39 सदस्य हैं, जिसमें लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पुरुषोत्तम रुपाला और मनीष तिवारी, बांसुरी स्वराज और संबित पात्रा भी शामिल हैं। इसके अलावा समिति में कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा, जदयू के संजय झा, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, आप के संजय सिंह और तृणमूल के कल्याण बनर्जी सहित सभी प्रमुख दलों के सदस्यों को शामिल किया गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के साथ साथ सभी विधानसभाओं के चुनाव कराने के लिए एक देश एक चुनाव से संबंधित संविधान 129वां संशोधन विधेयक और इससे जुड़े एक अन्य विधेयक को केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया था, जिस पर विपक्ष ने भारी हंगामे के बीच वोटिंग की गई। वोटिंग के बाद आए नतीजों के बाद इस बिल को जेपीसी में भेज दिया गया था। इस समिति का उद्देश्य एक देश एक चुनाव बिल पर विचार विमर्श कर संसद में रिपोर्ट पेश करना है। और एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बैठक से पहले कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि सबकी राय लें, उसके बाद बिल का खुले दिमाग से समीक्षा की जाए। आज सिर्फ ब्रीफिंग होगी और आगे कैसे बढ़ना है ये फैसला सभी मिलकर लेंगे। सबको सुने, सबकी इनपुट लें, सबकी राय लें और उस राय को लेने के बाद में हम जो सरकार ने, जो पार्लियामेंट ने हमें बिल दिया है, उसको हम अनबायस ओपन माइंड से और हम उसको एग्जामिन करेंगे डिस्पैशनेटली और बिना किसी पूर्व ग्रह से
ओपन माइंड से करेंगे। और बैठक से पहले समिति के एक सदस्य डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिल के पक्ष में कहा कि आखिर हम कब तक हर महीने चुनाव को झेलते रहेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बहुत ही धैर्य से सभी दल इस पर विचार करेंगे। हम हर महीने कब तक इलेक्शन झेलते रहेंगे। मार्च, अप्रैल, मई और आधा जून चला गया केंद्र के चुनाव में, फिर सितंबर, अक्टूबर चला गया हरियाणा में, उसके पश्चात महाराष्ट्र का चुनाव, झारखंड का चुनाव, अभी दिल्ली का चुनाव। प्रति 3 महीने चुनाव होने से पूरे देश की पूरी कार्यप्रणाली अस्थिर हो जाती है। देशवासियों को पूर्व राष्ट्रपति जी के कमेटी के द्वारा इस निर्णय को बहुत खुले दिल से लेना चाहिए। और यह जब संविधान बना था तब भी 18 वर्षों तक ऐसे ही चलता था यह देश, परंतु इंदिरा गांधी जी की अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के कारण यह परिवर्तित हो गया। अब पुनः इसको ठीक करने की आवश्यकता है। और साथ ही जेडीयू की ओर से भी एक देश एक चुनाव से जुड़े प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया सामने आई है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी वन नेशन वन इलेक्शन, खास करके लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ हो उसके पक्ष में हमेशा बोलते रहे, और पंचायत का चुनाव सेपरेट हो इसकी बात करते रहे, और वही हम लोगों का पार्टी का पोजीशन है। हम लोग तो बिल्कुल मानते हैं कि देश के डेवलपमेंट के लिए या जो पैसा खर्चा होता है, हमेशा देश इलेक्शन मोड में है। अभी फिर दिल्ली का चुनाव, हर एक 6 महीना में एक चुनाव, इसी साल फिर बिहार का चुनाव, तो एक साथ चुनाव होगा तो निश्चित रूप से पब्लिक मूड भी वही है कि एक साथ चुनाव हो और 5 साल आप काम कीजिए। तो कहीं ना कहीं पक्ष में नजर आ रहे हैं कि एक साथ चुनाव किया जाए, लेकिन आखिर वो कौन से प्रस्ताव हैं जिस पर मंथन होना है। दरअसल आपको बता दें, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में सरकार की ओर से एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी, जिसने एक देश एक चुनाव को लेकर कुछ सिफारिशें की, यानी वो किस तरीके से लागू किया जा सकता है। आइए उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं, बताते हैं आपको किस तरीके से उसमें बात कही गई है। इसमें कानूनी रूप से स्वीकार्य तंत्र विकसित करना चाहिए, इस बात का जिक्र किया गया है। साथ ही साथ समिति की ओर से जो सिफारिश की गई है उसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ किए जाएं, इसका पहला चरण ये दिया गया है। इसके साथ ही दूसरे चरण की का भी इसमें बात कही गई है, जिसमें 100 दिन के भीतर निकाय और पंचायत चुनाव हों। साथ ही लोकसभा की पहली बैठक की जो तारीख है वो नियत तिथि होगी, इस बात का भी जिक्र इसमें किया गया है। और एक बार के अस्थायी उपाय के बाद चुनाव साथ होंगे। तो कोविड समिति की जो सिफारिशें हैं वो आपको हम बता रहे हैं। बहुमत ना होने या अविश्वास प्रस्ताव जैसी स्थिति में नए चुनाव हों, और खासतौर से लोकसभा के लिए नए चुनाव होने पर कार्यकाल केवल शेष कार्यकाल तक हो। इसके साथ ही एकल मतदाता सूची बनाई जाए, और खासतौर से इसके लिए बाकायदा जो मतदाता फोटो पहचान पत्र हैं वो तैयार किए जाएं। तो कोविड समिति की सिफारिशों में किन बातों का जिक्र किया गया है वो आपने जानी। इस पर और जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं। हमारे वरिष्ठ संवाददाता ऋषि कुमार फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए इस जेपीसी बैठक की, बैठक लगभग शायद शुरू हो चुकी है, क्या कुछ खास आज रहने वाला है? देखिए, बैठक शुरू हो चुकी है। एक देश एक चुनाव से संबंधित जो संयुक्त संसदीय समिति है उसकी बैठक के जो अध्यक्ष हैं पीपी चौधरी जी, वो भी पहुंच चुके हैं। तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो भी पहुंच चुके हैं। और इस बैठक का अगर हम बात करें तो आज का जो एजेंडा है वो यही है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए जितने बिल के प्रावधान हैं, बिल से संबंधित जो उसके पक्ष हैं, वो सभी सदस्यों के सामने रखे जाएंगे। और इसके बाद मुझे सिर्फ प्रेजेंटेशन ही होगा। उसके बाद मुझे लगता है कि इसमें अगली जो बैठक होगी उसमें इसके पक्ष और विपक्ष लिए जाएंगे। लेकिन इस पूरे मसले पर अगर हम देखें तो पूरी कहानी ये है कि इस पक्ष को लेकर कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, इसके तमाम व्यवहारिक पक्ष हैं और जो इसके लिए तमाम राजनीतिक दलों को लामबंद करके इसको पास कराने की बात है। जी बिल्कुल ऋषि, लेकिन आज खासतौर से विधि और न्याय मंत्रालय के जो अधिकारी हैं बताया जा रहा है कि वो समिति के समक्ष आज जानकारी देंगे।
आज जेपीसी की ये अहम जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है, जैसा कि ऋषि हमें बता रहे थे। और ख़ासतौर से ऋषि, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह की जो जानकारी है वो निकल कर आएगी, और विधि और न्याय मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, बताया जा रहा है कि आज वो जानकारी जो है साझा करेंगे समिति के समक्ष। ऋषि, आवाज़ मिल पा रही है आपको हमारी? चलिए दोबारा कोशिश करेंगे ऋषि के साथ जुड़ने की, लेकिन आपको बता दें जो खासतौर से कौन समिति की सिफारिशें हैं वो हमने आपको बताई कि किस तरीके से हो सकता है, यानी जो लोकसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव जो हैं वो एक साथ कराए जाएं। सबसे पहले शुरुआत की गई थी कि लॉ कमीशन के माध्यम से देश में एक रायशुमारी इस मायने में की जाए कि एक देश एक चुनाव को लेकर जो तमाम विशेषज्ञ हैं वो क्या सोचते हैं, और इस पक्ष को देखने के बाद तमाम राजनीतिक दलों के साथ क्रमबद्ध तरीके से तमाम बैठकें हुई, और ये एक लंबा सिलसिला चला। हमने देखा कि लॉ कमीशन की इसमें भागीदारी रही, और उसके बाद जो तमाम राजनीतिक दलों के साथ और अन्य पक्षों के साथ जो बातचीत है उसको बढ़ाने के लिए एक देश एक चुनाव से संबंधित जो मुख्य समिति बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में, उस समिति ने ये तय किया कि इस पूरे पक्ष को विस्तार से हमें शामिल करना होगा। और इसमें हमने देखा कि एक देश एक चुनाव का जो मसला है वो बहुत प्रभावी तरीके से देश के सामने लाया गया, और अभी इस बिल के माध्यम से, इस जेपीसी के माध्यम से उन सभी पक्षों को रखा जाएगा ताकि इस पर सभी राजनीतिक दल इसको समझ पाए कि ये कितना देश के हित में है। जी बिल्कुल ऋषि, और इसके साथ जिस तरीके से जो अलग अलग चरण का जिसमें जिक्र किया गया है कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं, इसके साथ साथ जो पंचायत चुनाव की बात कही गई है वो भी 100 दिन के भीतर हों, तो जो जिस तरह के प्रावधान है इनका असर किस तरह का नजर आ सकता है? देखिए, इस बिल को लेकर पहले जो जिस तरीके की बातें कही जा रही थी, मुझे लगता है इस बिल ने सभी उन पक्षों को समाहित करके उसके समाधान के रूप में आगे बढ़ने का प्रयास किया है। सबसे बड़ी बात कही जाती थी कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोई भी सरकार फिक्स हो, लेकिन इसमें इस बात का पक्ष रखा गया है कि अगर कोई भी सरकार गिरती है, क्योंकि बिना बहुमत के चूंकि हम संसदीय प्रणाली में हैं, हम राष्ट्रपतीय प्रणाली में नहीं है, तो हमारे यहाँ पर बहुमत के आधार पर और अलग अलग गठबंधनों के आधार पर सरकारें बनती रही हैं और बनेगी भी। तो ऐसे में अगर वो कोई भी सरकार गिरती है तो पहले क्या होता था कि उसी अगले 5 साल के लिए चुनाव होता था, जिसमें क्या होता था, और इसी वजह से ये प्रक्रिया भी शुरू हुई। अदरवाइज अगर हम देखें तो आजादी के बाद सभी राज्यों में लोकसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। जब इन सरकारों के गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, कहीं पर राष्ट्रपति शासन लगाए गए, तो ये जो पूरी प्रोसेस शुरू हुई, इससे अलग अलग राज्य और लोकसभा के चुनाव अलग अलग हो गए। लेकिन अगर हम इसमें सबसे बड़ा समाधान यही है कि अगर कहीं पर सरकार गिरती है तो बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव कराया जाए। तो बीच में चुनाव कराने की पूरी संभावना है अगर कोई सरकार गिरती है तो। इसलिए इसका जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है वो कहीं से समाप्त नहीं होता है। इसके लोकतांत्रिक पक्ष को इस पक्ष ने पूरा एक कर दिया है। दूसरा ये, इसमें एक ही मतदाता सूची होगी। हम देखते हैं कि किसी का नाम विधानसभा चुनाव में है, किसी का लोकसभा में नहीं है, तो प्रधान के चुनाव में उसका नाम अलग तरीके से कट जाता है या शामिल हो जाता है। जब हमारे पास एक ही मतदाता सूची होगी तो हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स एक सिटीजन के तौर पर अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा अधिकार है, क्योंकि ये सूची में नाम शामिल होना नहीं होना बहुत बड़ा तनाव रहता है लोगों के मन में कि मेरा नाम सूची में है कि नहीं है। हर बार जब चुनाव होते हैं तो नई सूची बनती है, उसमें तमाम खर्चा आता है, तमाम मशीनरी लगती है। यानी एक तरीके से एकीकृत प्रणाली जो है उसकी बात इसके तहत कही जा रही है, और कई तरह के जो हम देखते हैं कि फर्जी मामले भी सामने आते हैं। मतदाताओं की अगर बात की जाए तो कई तरह की समस्याएं हैं जिनके समाधान के तौर पर एक देश एक चुनाव को देखा जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं असम की, जहां खदान में मजदूर फंसे हुए हैं। हालांकि आज सुबह दिमा हसाओ के एक कोयला खदान में फंसे 9 मजदूरों में से एक का शव बरामद हुआ है, जिस पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर दुख व्यक्त करते हुए मजदूर के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी कि कुएं में पानी भरने से राहत और बचाव कार्य में उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद कोयला खदान में बचाव अभियान जारी है। सेना और एनडीआरएफ के गोताखोर पहले ही कुएं में उतर चुके हैं। नौसेना के जवान मौके पर मौजूद हैं और उनके बाद
गोता लगाने की अंतिम तैयारी कर रहे हैं। इस बीच SDRF डिवॉटरिंग पंप को उमरांगशु से मंगवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ONGC डिवॉटरिंग पंप को कुंभीग्राम में एक Mi-17 हेलीकॉप्टर से लाया जा रहा है। दरअसल सोमवार को कोयला खदान में अचानक पानी भर जाने से 9 मजदूर खदान में फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। NDRF के डिप्टी कमांडेंट N तिवारी ने कहा है कि बचाव ऑपरेशन तेज़ी से चलाया जा रहा है और जल्द से जल्द बाकी खनिक जो हैं यानी जो मजदूर इसमें फंसे हुए हैं उन तक पहुंचकर सभी को बचा लिया जाएगा। उसी को दोबारा हम रिज्यूम किए हुए हैं और अभी आप समझ सकते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन और होप लगातार है कि अभी भी जल्द से जल्द हम अपने माइनस के पास पहुंचे, उनको जो ट्रैप हैं और उनको यहाँ पे रेस्क्यू करें। हम लोग का आदमी देववार को इधर आया तो सोमवार को काम में घुसा था, तो काम में घुसा था बहुत आदमी था, नेपाल का है, वो कुकराझार का है और कौन सा वाला जगह में था। अभी बहुत आदमी काम में गया था, 50-40 आदमी गया था। जाने के बाद में वो 7-7:30 बजे को अभी हल्ला सुना है जो फुलार हो गया, पानी हो गया। तो अंदर से बहुत आदमी 30-35 आदमी ऊपर आया। आने के बाद वो 15-16 जन जैसे नीचे में था अभी तक। तो लगातार जो तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है दिमा हसाओ में, और ना सिर्फ सेना की मदद ली जा रही है, NDRF की टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। जो गोताखोर हैं और सेना के गोताखोर भी वहीं पर हैं और प्रयास यही है कि जल्द से जल्द जो दूसरे खानी के जो मजदूर हैं उनका पता लगाया जा सके, उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। और इसके साथ साथ जो डी वाटरिंग पंप है यानी जिसके ज़रिए जो पानी को हटाया जा सकता है उसके भी जो प्रयास तेज़ होते नज़र आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि Mi-17 हेलीकॉप्टर के ज़रिए उसको पहुंचाया जाएगा वहां तक। फिलहाल दिमा हसाओ से हमारे संवाददाता देवाशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवाशीष, जानना चाहेंगे क्या ताज़ा जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले में? हाँ, देखिए मुकुल, यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। हर वक्त ऐसे तेजी से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन। अभी हम लोग लोकेशन पर, ये जो लोकेशन है वो बहुत ही बड़ी रिमोट एरिया है और आप लोग देख सकते हैं ये जो मेरे राइट साइड पे है यही है वो रेड होल, यहाँ के अंदर ही घुसा हुआ है। ऑलमोस्ट 15 वर्कर यहाँ पे यहाँ के अंदर गए हैं लोग। वहाँ पे निकलने के लिए सभी व्यवस्था यहाँ पे कर रहे हैं और एक स्पेशल टीम विशाखापट्टनम से एक स्पेशल टीम आए हैं। उन लोगों ने अभी तक कल भी रेस्क्यू ऑपरेशन था, आज भी चल रहा है, जोरों शोरों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब तक एक लोगों का डेड बॉडी निकलने में समर्थ हुआ है। जो एक लोग है उसका डेड बॉडी अभी तक यहाँ से निकल के बाहर लाया है, लेकिन अभी कितना लोग यहाँ इसके अंदर, ये जो रेड होल है, मैं मानव का बोलूंगा, ये दिखाएंगे, ये पिक्चर दिखाएंगे, ये तस्वीर आप देख सकते हैं कैसे मतलब यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। और ये जो रेड होल है इसके अंदर कितने लोग हैं इसका सही जो डाटा है वो किसी के पास नहीं है। कुछ लोग बोले 20 लोग अंदर है, कुछ लोग बोले 15 लोग अंदर गए थे, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर कितने लोग हैं ये सही जानकारी किसी को यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये एक इलीगल माइनिंग था। ऑलरेडी असम चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने बोला है कि ये इलीगल माइनिंग है, जो इलीगल माइनिंग है, इसलिए इसके अंदर कितने वर्कर, कितने यहाँ पे लेबर यहाँ पे अंदर घुसे थे पता नहीं। लेकिन अभी भी आप लोग देख सकते हैं, मैं दिखाऊंगा ये पूरा पिक्चर। अभी नेवी का एक स्पेशल टीम लाया है विशाखापट्टनम से, वो लोग अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा जोरों शोरों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और एक आदमी का अभी तक यहाँ पे जानकारी मिल रहा है। और हम लोग दिखा सकते हैं यहाँ पे असम सरकार का दो मिनिस्टर यहाँ पे मौजूद है, देख सकते हैं कैसा एक माहौल है। सब लोग यहाँ पे ऊपर एक और एक हेलीकॉप्टर यहाँ पे आए, रेस्क्यू टीम, जो भी सामान चाहिए, ये जो भी सामान चाहिए सब कुछ यहाँ पे लाया गया है। सभी लोग यहाँ पे पूरी ताकत लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 15 वर्कर है वो उन लोगों को यहाँ से निकलना होगा। और एक बात हम बताना चाहते हैं, जो ये रेड होल है ये ऑलमोस्ट 300 फीट नीचे है। इसका डेप्थ जो है 300 फीट
डेप्थ है और उसका 300 फीट का ऑलमोस्ट 100 से 150 तक पानी अंदर घुस चुका है। ये पानी अंदर घुसने के कारण ही यहाँ से जो निकलने का जो रास्ता है वो पूरा बंद हो चुका है। और बहुत लोग आशा करते हैं कि उन लोगों को जिंदा यहाँ से निकल के ला सकते हैं, लेकिन ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि कल भी नहीं मिला है। ऑलमोस्ट 48 आवर्स हो गया है। तो बहुत आशा कम हो रही है कि यहाँ के लोकल पब्लिक बोल रहा है कि ये शायद इन लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन है, यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, उसमें कोई भी कमी नहीं देखने को नहीं मिल रहा है। हम लोग कुछ आगे जाएंगे और यहाँ पे असम का मिनिस्टर है, उनके साथ बात करेंगे, जिसका अभी का जो अपडेट है वो हम डीडी न्यूज के सभी व्यूअर्स को दिखाएंगे। हम लोग के साथ हम लोग कुछ सर मिनिस्टर के साथ चल रहे कुछ ऑपरेशन अपडेट के बारे में क्या बोलेंगे सर? परसों से इंसिडेंट के बाद से यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है। सीएम साहब, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा पूरा चीज का निगरानी कर रहे हैं। सारे स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का सारे मशीनरीज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से शुरू करके असम राइफल, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सब लोग इसमें लगे हुए हैं। ये जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। बहुत ही चैलेंजेस है इसमें। पानी भी ऑलमोस्ट 100 फीट के करीब पानी अंदर में है। तो एक बॉडी अभी तक रिकवर हुआ है, बाकी का काम अभी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में हम लोग बाकी सबको भी यहाँ पे रिकवरी हो सकता है, बॉडी भी रिकवरी हो सकता है। और साथ साथ डिवाटरिंग का भी काम अभी शुरू होने वाला है, ताकि पानी का लेवल हम लोग कम कर सके तो इसमें थोड़ा हमें इसमें सक्सेस मिल सकता है। सुबह को एक डेड बॉडी मिला था, उसका नाम पता कुछ? वो अभी पुलिस थाने में भेज दिया गया है। तो वहाँ आइडेंटिफिकेशन के लिए जो उसके रिलेटिव वगैरह हैं, कुछ लोगों के रिलेटिव है, तो वो लोग जाके उसका आइडेंटिफाई करेंगे। अभी तक नहीं हुआ। कल दिन को तो रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, रात को भी रेस्क्यू कब तक हुआ था ऑपरेशन चला? रात को देर रात तक चला, फिर उसके बाद उनके भी रेस्ट का कुछ जरूरत था, उसके बाद वो लोग रेस्ट लिए। लेकिन अभी नेवी के लोग अंदर गए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो लोग कैमरा की वजह से एक टाइप ऑफ रोबोट का जरिए वो लोग उसका जो खोजने का काम चल रहा है। असम गवर्नमेंट और भारत सरकार पूरा ताकत अगर ये रेस्क्यू के लिए, तो सभी व्यवस्था हो रही है आप लोग का? पूरा व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी की निगरानी में हो रहा है। मैं भी यहाँ परसों से हूँ। हमारे मंत्री, इस जिला का गार्जियन मंत्री रुपेश गौला भी जी, हमारे होम सेक्रेटरी, माइंस सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, वो लोग भी यहाँ पे सब हैं। हमारे स्पेशल डीजी साहब भी यहाँ पे है, जो सभी लोग इनका की मॉनिटरिंग करना। कोल इंडिया के लोग भी यहाँ पे हैं, ओएनजीसी के भी लोग यहाँ पे आए। तो सारे लोगों के साथ, सारे फोर्सेस के साथ लग के यहाँ पे जो रेस्क्यू का काम वो चल रहा है। कितने लोग अंदर हो सकते हैं रेड होल के अंदर? 9 लोगों का आया था कि 9 लोग मिसिंग हैं, इसलिए 9 लोगों का नाम अभी तक आया था। किसी का कहना है कि ज्यादा, कोई कह रहा है कि 12 लोग हैं, कोई कह रहा है 5 लोग हैं, ऐसे भी है रिपोर्ट। लेकिन 9 लोगों का नाम एड्रेस आया था, बताया गया कि ये लोग मिसिंग हैं। तो पूरा डिवाटरिंग होने के बाद ही हम लोग इसका पूरा छानबीन के बाद ही बता सकते हैं। सर, मिनिस्टर असम गवर्नमेंट की तरफ से पूरा व्यवस्था किए है, क्या कहेंगे? अभी रेस्क्यू ऑपरेशन भी चले, कल दिन भी थे, रात पे भी थे, अब क्या नहीं, आप लोग देख रहे हैं यहाँ सारा टीम यहाँ एकजुट होकर काम कर रहे हैं और रेस्क्यू अभियान बहुत जोर शोर से चल रहा है और पूरी व्यवस्था का मुख्यमंत्री महोदय निगरानी कर रहे हैं। और हमें लगता है कि आज सेकेंड हाफ तक थोड़ा हम लोग और अच्छा हो जाएगा पोजीशन रेस्क्यू का। अभी तक एक डेड बॉडी निकला है, उसको थाना में ले जाया गया है, उसका शिनाख्त हो रहा है। और सर, अभी जो विशाखापट्टनम में स्पेशल डीप ड्राइवर्स अंदर गए हैं, और कोई यहाँ पे आएगा क्या? और भी कोई स्पेशल टीम यहाँ पे आएगा क्या? नहीं, अभी तक एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, नौसेना, फिर कुछ देर पहले कोल इंडिया के लोग आए हैं और जिला प्रशासन, हमारे दिसपुर से सारे ऑफिशियल्स आए हैं यहाँ, और सारे मिलके बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है और रेस्क्यू में कोई कहीं कमी नहीं हो रही। जो लोग अंदर घुसे, जो लोग परिवार, उनके फैमिली को कुछ बोलना चाहेंगे असम गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, पहले तो हम लोग रेस्क्यू बहुत अच्छा तरह से हो रहा है और असम जो लोग अंदर, जो सबसे बड़ा बात है रेस्क्यू करना, और वहाँ जो भी फंसे हुए हैं किस हालत में अभी बोलना मुश्किल है, उनको निकालना ही सबसे बड़ा
अभी मैं समझता हूँ कि ड्यूटी है, तो उसको होने के बाद ही हम लोग बाकी बात करेंगे। कुछ बोलना चाहेंगे फैमिली को? नहीं, अभी किसका फैमिली है, कौन है, अभी पहले निकलने दीजिए। 9 लोगों का जो नाम निकल, नहीं देखिए, 9 लोगों का बात बोला जा रहा है, लेकिन 9 है या उससे कम है या ज्यादा है वो भी एग्जैक्टली बोलना मुश्किल है, क्योंकि संभावना प्रकट किया जा रहा है, एग्जैक्टली बोलना मुश्किल है। तो पहले निकलने दीजिए, फिर उसके बाद जरूर। तो अगर किसी का परिवार का अगर कोई जीवन का हानि हुआ है तो बहुत दुखद है। ये था हम लोग के साथ असम मिनिस्टर रुपेश गोवाला। और अभी भी फिर से एक बार आप लोग को दिखाता हूँ, ये तस्वीर देख सकते हैं कैसे यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्पेशल टीम फ्रॉम विशाखापत्तनम, जीप ड्राइवर्स, वो नेवी के है, तो वो लोग सभी ऐसे जोरों शोर से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं यहाँ पे। और अभी देख सकते हैं यहाँ ये जो कोल माइनिंग है, मैं मानव को बोलूंगा ये दिखा सकते हैं, ये जो साइड पे देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ से कुछ कोयला ऐसे कोल यहाँ पे रखा हुआ है, देख सकते हैं। ये ही है वो लोकेशन जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है। और देख सकते हैं सभी लोग, पूरा आर्मी हो, असम राइफल्स हो, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सभी लोग जोरों शोर से यहाँ पे रेस्क्यू चला रहे हैं। हम लोग के साथ स्पेशल डीजीपी असम हरमीत सिंह है, उनसे कुछ बातें करेंगे, सर से कुछ बातें पूछेंगे। सर, हेलो सर। ओके सर, थोड़ा बिजी है इसलिए थोड़ा ये दिख रहे हैं जी, देवाशीष चल रहे हैं हम लोग को भी। हाँ, हम ये लाइव पे देख रहे हैं, ये सभी लोग पूरा बिजी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो डीडी न्यूज़ अपने दर्शकों को दिखा रहा है, कितना दुर्गम इलाका ये और किस तरीके से असम सरकार जो है हर स्तर पर प्रयास कर रही है। खासतौर से देवाशीष, जिस तरीके से बात की गई थी, जो डी वाटरिंग पंप की बात कही गई थी, M17 हेलीकॉप्टर के जरिए आएगा, क्या वो अभी पहुंचा है जिससे पानी को निकाला जा सके, जो उसका स्तर है उसको कम किया जा सके? देखिए, जो डीप ड्राइवर्स थे वो लोग विशाखापट्टनम से कल आ गए थे। कल परसों तक यहाँ से उन लोगों ने ऑपरेशन भी चलाया था। और जो पानी अंदर पे जो है वो अभी निकल के ये जो व्यवस्था है आप लोग देख सकते हैं, पानी बाहर से निकल रहे हैं यहाँ से पूरा। इसके अंदर जो ये रेड हॉल है, इसके अंदर ऑलमोस्ट 300 फीट नीचे है, मतलब 300 फीट डेप्थ है। 300 फीट से 100 फीट तक पानी भर हुआ है। इसलिए पूरा पानी जितना हो सके यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग, मेरा वीडियो जर्नलिस्ट दिखा रहा है ये पिक्चर, तो देखने को मिलेगा। तो ये इसके अंदर जो ये 300 फीट नीचे है, तो नीचे के अंदर से वो लोग ऑपरेशन चला रहे हैं। जो डीप ड्राइवर से वो लोग अभी नीचे ही है, अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। तो पूरा यहाँ पे जो पिक्चर है, तो सभी लोग रेस्क्यू पूरा जोरों शोर से कर रहे हैं, ताकि जो भी अंदर है उन सभी लोगों को यहाँ से निकाल सकते, चाहे वो डेथ हो या जिंदा हो। लेकिन सभी आशा करते हैं कि ये पॉजिटिव एक रेस्क्यू ऑपरेशन हो, सभी लोग, ताकि सभी लोगों को यहाँ से निकल के बाहर ला सकता है। तो यहाँ का पिक्चर है, जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है, ये एक बहुत ही बड़ी रिमोट एरिया है। यहाँ तक पहुंचने के लिए हम लोग को रास्ता ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर का रास्ता यहाँ पे पहुंचने के लिए हम लोग को 3 घंटा लगा है। यहाँ का बहुत ही एक रिमोट एरिया है, यहाँ पे कोई आसपास कोई लोग भी नहीं रहते। ये रिमोट एरिया है जहाँ से ये इंसिडेंट हुआ है। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ है उसके कारण जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो फिलहाल चल रहा है। और यहाँ पे आशा करते, यहाँ पे असम सरकार का मिनिस्टर भी है, स्पेशल डीजीपी भी है, सभी लोग, असम राइफल्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी लोग यहाँ पे पूरा ऑपरेशन पूरे जोरों से कर रहा है। जी बिल्कुल देवाशीष, जिस तरीके से आप लगातार बता रहे हैं कि कितना दुर्गम इलाका ये है और वहाँ पहुंचकर लगातार डीडी न्यूज़ जो है अपने लाइव कवरेज भी दर्शकों को दिखा रहा है। लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो अवैध माइनिंग बताई जा रही है और करीब 300 फीट जो गहरा ये बताया जा रहा है, लेकिन क्या इसको लेकर अभी कुछ और जानकारी मिल पाई है कि आखिर कौन इसका संचालन कर रहा था या किस तरह की कार्रवाई की बात कही गई है? क्योंकि फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तो प्राथमिकता है ही, लगातार सरकार कह रही है और वो हम हमारे जो दर्शक हैं देख भी पा रहे हैं। देखिए, कल एक एक्स हैंडल पे एक चीफ मिनिस्टर ऑफ असम ने बोला था कि यहाँ पे जो ये माइनिंग ये इलीगल है। यहाँ पे यहाँ का ही जो एक लोग है पुनीश मुनीसा, उनको भी डिटेन किया गया है और एक केस फाइल किया गया है। जो उसका केस नंबर मैं आपको बोलता हूँ 2/2025। तो ये केस नंबर है। उस एक केस यहाँ पे रजिस्टर भी हुआ है। जो यहाँ का जो एक लोग है पुनीश मुनीसा, जिसके नाम चीफ मिनिस्टर ने बोला है, पुनीश मुनीसा को अरेस्ट भी किया है। और ये जो पहले
यहाँ पे क्या क्या इलीगल हो रहा था, कौन ये कर रहा था। तो कल चीफ मिनिस्टर ने भी बोला है कि जो भी लोग यहाँ पे ये सब कर इलीगल काम कर रहे हैं, सभी लोगों को उचित पनिशमेंट देगा, उचित जो व्यवस्था होगी वो करेंगे। लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन में वो लोग पूरा जोरों शोर से लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 है, 20 है, 15 है, 5 है, 2 है, कोई पता नहीं। इसके अंदर ये जो रेड होल देख रहे हैं, इसके अंदर कितने लोग हैं किसी को पता नहीं। किसी के पास कोई ऐसा कोई डाटा नहीं है, क्योंकि ये इलीगल माइनिंग है। कौन यहाँ पे चलाता रहे किसी को पता नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल देवाशीष, और जिस तरीके से जो अभी तक संभावना जताई जा रही थी वो यही थी कि शायद 9 जो मजदूर हैं वो इसके अंदर है, लेकिन जो आपने एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि इनकी संख्या जो है वो बढ़ भी सकती है। बिल्कुल जो सटीक आंकड़ा है वो अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन ऐसे में क्या जो श्रमिक यहाँ गए थे उनके कोई परिजन क्या वहाँ उस आसपास इस इलाके में क्या उनसे किसी की बातचीत हो पाई है, या जो अधिकारी हैं उन्होंने कुछ संपर्क किया है? देखिए, यहाँ पे 9 लोगों का नाम अभी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस किया था। 9 लोग यहाँ पे है जो असम के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में से है, और एक लोग नेपाल से भी है। नेपाल से भी एक वर्कर यहाँ पे काम करते थे, लेकिन वो अभी उसका बॉडी जो सुनने को मिला है, अभी तक मेरा कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, लेकिन जो सुनने को मिला है यहाँ पे आने के बाद जो ऑलरेडी सुबह को एक डेड बॉडी मिला था वो नेपाल का लोग है। तो उसके थोड़ी देर बाद हम लोग ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब मिलेगा तभी बता सकते हैं। लेकिन अभी देख रहे हैं हम लोग को यहाँ से बाहर जाना होगा, क्योंकि ये लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि ये जो मैं दिखाऊंगा, ये भी दिखाऊंगा, मतलब को मैं बोलूंगा ये दिखाइए, हम लोग को यहाँ से बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ताकि उन लोगों का इस ऑपरेशन में कोई डिस्टर्ब ना हो। तो ये जगह है कि यहाँ पे कोई लोग आ नहीं सकते, यहाँ पे कोई लोगों को आने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, यहाँ पर रास्ता ही नहीं है, बहुत ज्यादा खराब रास्ता है। तो इनके कारण किसी को शायद यहाँ पे ऐसे ये कोल माइनिंग, इलीगल कोल माइनिंग चल रहा था। लेकिन अभी असम गवर्नमेंट ने बोला है, चीफ मिनिस्टर ने भी बोला है कि यहाँ पे जो भी हो उन लोगों को उचित व्यवस्था करेंगे। जी बिल्कुल, यानी जैसी भी स्थिति हो जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनको निकाला जाएगा, ये बात कही जा रही है। और खासतौर से एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि इस पूरे मामले को अगर देखा जाए 300 फीट गहराई जो है वो इसकी बताई गई है, और उसमें भी करीब माना जा रहा है कि आधा जो है आधे स्तर तक पानी आ चुका है, यानी 100 से 150 फीट तक जो पानी है वो भरा हुआ है। और ऐसे में बेहद ही मुश्किल एक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो फिलहाल सामने है, जिसमें ना सिर्फ एनडीआरएफ के गोताखोर बल्कि जो नौसेना के जो प्रशिक्षित होते हैं, जो स्पेशलाइज्ड हैं, डीप डाइवर्स जिनको कहा जाता है, जो कि गहरे पानी में भी जा रहे हैं, और कोशिश उनकी यही है कि एक भी जो श्रमिक है उसको वो बाहर निकाल सकें, हर एक श्रमिक को बाहर निकाल सकें। और ऐसे में कहीं ना कहीं देवाशीष अगर देखा जाए जो आधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है, क्या उसके जरिए कुछ और जो आकलन है या जानकारी है वो नीचे की मिल पाई है? जिस तरीके से आपने बताया करीब 100 से 150 फीट जो पानी है उसकी अभी तक जानकारी दी गई है, उसके नीचे भी लगातार जो डीप डाइवर्स हैं वो शायद नीचे और कोशिश कर रहे होंगे कि और खंगाला जाए। देखिए, जो एसडीआरएफ है, जो एनडीआरएफ है, जो एसडीआरएफ है, उन लोगों को जो ये रेड होल है वो 150 फीट तक जा सकते हैं, लेकिन उससे नीचे नहीं, वो लोग नहीं जा सकते। लेकिन अभी उसके लिए जो ये 300 फीट नीचे है, इसी कारण विशाखापट्टनम से स्पेशल नेवी टीम ने भी डीप डाइवर्स बुलाया गया है, उन लोगों को यहाँ पे लाया है। ये लोग ये देख सकते हैं, ये पूरा सामान ये लोग देख रहे हैं, पूरा सामान यहाँ पे रखा हुआ है। ये जो डीप डाइवर्स का जो सामान है वो लोग यहाँ पे रखा हुआ है। ये लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं ताकि वहां से निकल के ला सके। और जो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 300 फीट तक स्पेशल टीम ही जा सकते हैं। तो इंडियन नेवी का जो स्पेशल टीम आए हैं वो लोग अभी नीचे गए हैं, उसके बाद वो लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये जो एरिया है मैंने पहले भी बोला है वो ये बहुत रिमोट एरिया है। उसके बाद भी यहाँ पे जो भी व्यवस्था हो, हेलीकॉप्टर से भी हो चाहे वो रास्ते से ही हो, व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है अभी, और उसके बाद पता चलेगा क्या होगा। लेकिन एक सिग्निफिकेंट बात आपको बोलना चाहता हूँ, दिन पे ही नहीं रात को भी यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। हम लोग के पास तस्वीर, हम लोग विजुअल भी भेज रहे हैं ऑफिस में, तो विजुअल दिखा सकते हैं कि दिन में ही नहीं रात को भी यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है। तो बिल्कुल टीम देखिए, ये जो मशीन है, ड्रोन कैमरा भी यूज कर रहे हैं, कुछ ड्रोन से भी अंदर का जो तस्वीर है वो भी देख रहे हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पे किसी का भी डेड बॉडी हो या किसी का भी कोई यहाँ पे जानकारी अंदर नहीं मिल रहा है।
जी बिल्कुल, जानकारी फिलहाल जितनी मिल पा रही है वो देवाशीष लगातार हमारे दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं और हर एक वो आधुनिक तकनीक जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सरकार का सीधे तौर पर यही कहना कि हर एक जो श्रमिक है उसका जीवन बेहद कीमती है और उसको बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो हो सकेगा वो किया जा सकेगा। लेकिन देवाशीष, क्या इसमें किसी तरह की जो समय सीमा की बात कही जा रही है कि आखिर जो अभी जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, क्या माना जाए और कितने जो घंटे हैं वो लग सकते हैं इसमें, क्योंकि अब डीप ड्राइवर्स जो हैं वो उतर चुके हैं और करीब 300 फीट तक जैसा आपने बताया कि वो इसमें जाएंगे, गोता लगाएंगे, देखेंगे, ढूंढेंगे, कितना समय और इसमें लग सकता है अभी? देखिए, ये समय तो कोई नहीं बता सकता क्योंकि ये ऐसा माहौल ही ऐसा है कि यहाँ पे बहुत ही सेंसिटिव माहौल है। यहाँ पे कितना टाइम लगेगा पता नहीं, किसी को भी पता नहीं। अभी तक ऑफिशियल ने भी कितना कुछ ऐसे स्टेटमेंट नहीं दिया है कि कितना टाइम तक ऑपरेशन चलेगा, कितना टाइम तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मौजूद है तो इसलिए ये बात बोल सकते हो, आज तो चलेगा ही पूरा दिन यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन, रात को भी चलेगा, उसके बाद कल भी चल सकते हैं। उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा वो गवर्नमेंट ऑफिशियल बोलने के बाद ही हम लोग कुछ बता सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन देवाशीष, जिस तरीके से जो पानी इस खदान में भरा है, क्या वहाँ पर जो गोताखोर पहुँचे हैं नौसेना के, उनको विजिबिलिटी में किस तरह की समस्या हो रही है? क्या इस बात की कोई जानकारी मिली है? क्योंकि ना सिर्फ गहराई बल्कि कुपंदेरा जो है वो ज़ाहिर तौर पर उसमें होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं जो श्रमिक हैं उनको ढूंढना वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है, भले ही लगातार जो तकनीक है उसका सहारा लिया जा रहा है। देखिए, ये अंदर जो है, जो जैसे भी है अंदर जो भी है वो स्पेशलिस्ट ही बता सकते हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ पे आके जो पता चला है, यहाँ पे बहुत सारे टानेल है। ये जो आप रेड होल देख सकते हैं, वहाँ पे अंदर बहुत सारे टानेल है। उस टानेल के एक टानेल में ब्लास्ट होने की आशंका कर रहे हैं, लेकिन अभी ये कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। मैं बता रहा हूँ लेकिन ये ऑफिशियल डाटा नहीं, ये भी मैं आपको एडमिट करता हूँ। तो ये बता रहा है कि अंदर में जो है टानेल है वो टानेल के एक खराबी के कारण शायद कुछ हो सकता है, ऐसे टेक्निकल कारण। ये तो हम लोग को से ज्यादा स्पेशलिस्ट से बता सकते हैं। अगर हम लोग स्पेशलिस्ट से भी बात करेंगे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन फिलहाल ये बता सकते हैं कि यहाँ पे अंदर कुछ वर्कर्स है, कुछ लेबर्स है, जो लोग को अभी रेस्क्यू चल रहा है। और कितने अंदर है, कितने को निकालेंगे, अभी तक एक को निकाला है, डेड बॉडी वहां को यहाँ से निकाला गया है, लेकिन और कितने ये अभी तक पता नहीं चला है। बिल्कुल देवाशीष, लेकिन जिस तरीके से इस मामले में जिनके खिलाफ कार्रवाई की बात आपने बताई थी, क्या उनकी तरफ से कोई और जानकारी मिल पाई? क्या कोई और निकासी का जो दूसरा विकल्प है, कोई और भी रास्ता है या दूसरा विकल्प भी किसी तरह का अपनाया जा सकता है? क्योंकि अभी तो फिलहाल जिस तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें लगातार डीप ड्राइवर्स जो हैं वो लगातार खोज कर रहे हैं। हाँ, दूसरा तरीका तो वो स्पेशल टीम या एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट के लोग वो ही बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा रास्ता मुझे तो नहीं दिख रहा है। हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये रिमोट एरिया मैंने बोला है, लेकिन यहाँ से कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है क्योंकि ये थोड़ा पीछे पहाड़ भी है। और ये दिखा सकते हैं, ये पूरा तस्वीर यहाँ से देखेंगे आप लोग, पूरा एरिया देख सकते हैं, पूरा जंगल है, यहाँ पे कोई घर नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है, तो दूसरा रास्ता तो नहीं निकलेगा। लेकिन जो स्पेशल टीम आए हैं उन लोगों के पास जो इक्विपमेंट है, ड्रोन कैमरा है, जो डीप ड्राइवर्स है, जो मशीन्स है, उनके सहारे शायद ये ऑपरेशन कंटिन्यू होगा। और ये कब तक चलेगा पता नहीं कि नहीं। ये ऑपरेशन फुल्ली जोरों शोर से असम गवर्नमेंट चला रहे है, प्लस भारत सरकार भी यहाँ पे पूरा हाथ है, वो लोग भी यहाँ पे पूरा हेल्प कर रहे हैं असम टीम को। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा जोरों शोर से ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन अभी तक कोई यहाँ का रिजल्ट जो है, एक लोगों की डेड बॉडी ही मिली है, बाकी लोगों की डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है। जी बिल्कुल देवाशीष, लेकिन जो श्रमिक हैं उनको बचाने के लिए जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं पूरा अमला जो है वो लगा हुआ है, ना सिर्फ असम सरकार बल्कि केंद्र सरकार की मदद भी लगातार दी जा रही है, निगरानी लगातार इस पूरे मामले की रखी जा रही है। कुल किस तरीके से जो हम कह सकते हैं जो बचाव दल हैं वो इस अभियान में जुटे हुए हैं? हाँ, आप लोग देख सकते हैं एक टीम अंदर अभी भी है,
अभी भी एक टीम अंदर है और ये अभी और एक कुछ लोग यहाँ पे बाहर पे बैठे हुए वो भी रेडी है। मैं दिखाऊंगा ये तस्वीर भी, वो लोग भी अभी रेडी है पूरी जोरों शोरों से। ये देख सकते हैं ये डीप ड्राइवर्स वो लोग भी रेडी है। ऑक्सीजन सिलेंडर भी वहाँ पे है, ड्रोन कैमरा भी चला रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग रेडी हुए, एक के बाद एक टीम अंदर जा रहे हैं, उसके बाद देख रहे हैं कि पानी भी बाहर निकल रहा है। तो सभी लोग यहाँ पे रेडी है ताकि जो भी सिचुएशन हो, जो भी परिस्थिति जो भी हो, वो लोग वहां पे जा सकते, वो लोग को रेस्क्यू कर सकते, जैसे जिस भी हालत में हो, लेकिन वो लोग पूरा यहाँ से जोरों शोरों से ताकत लगा रहे हैं। जी बिल्कुल देवाशीष, जिस तरीके से एक ये ऐसा रिमोट एरिया है जहां पर तमाम तरह की जो मशीनरी है उसको पहुंचाना बेहद ही मुश्किल रहता है, और जैसा आपने बताया कि काफ़ी दुर्गम इलाका, वहां तक पहुंचने में काफ़ी मशक्कत हर किसी को करनी पड़ रही है। डीडी न्यूज़ की टीम वहां लगातार मौजूद है, लेकिन ऐसे में जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो अलग अलग टीमें हैं वो लगातार बचाव में जुटी हुई हैं, क्या माना जाए, क्योंकि ना सिर्फ आधुनिक मशीनरी बल्कि इसके साथ साथ जिस तरीके से ये पूरा हादसा जो सामने आया है, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में लगातार अब जो असम सरकार है उसने भी कहा है कि लगातार प्रयास हमारा यही है कि हर एक श्रमिक का जो जीवन है उसको बचाया जा सके, सुरक्षित तौर पर उनको किसी तरह हम बाहर निकाल सकें। लेकिन यहाँ के आने वाले समय में कुछ और भी जो अत्याधुनिक जो प्रयास हैं, क्या वो देखने को मिल सकते हैं, या इससे आगे की कोई और जो प्रक्रिया है जो यहाँ पे बचाव दल मौजूद हैं वो अपना सकते हैं? देखिए ये जो एक रिमोट एरिया पहले ही बोला था, और जो इसके लिए जो टीम आए हैं बाहर से ही, जो सामान है जो मैं फिर से दिखाऊंगा, जो सामान है, जो भी सामान है वो सब हेलीकॉप्टर से यहाँ पे लाए हैं। यहाँ पे कोई रोड से ये लोग नहीं है, इन लोगों को हेलीकॉप्टर से ही यहाँ पे लाए हैं, और हेलीकॉप्टर के जरिए ही आने के बाद सभी यहाँ पे जो ऑपरेशन चल रहा है, यहाँ पे जो भी टेक्निक्स है, जो भी इक्विपमेंट्स है, जो भी प्रोसीड्यूर है वो लोग फुल रेडी करे। देख सकते हैं यहाँ पे पानी भी बाहर निकल रहा है। कुछ आगे हम लोग जाएंगे, यहाँ का तस्वीर तो और भी दिखाएंगे। हम लोग अभी इस लोकेशन पे जहां से बहुत एक बड़ी घटना हुई है, आप लोग देख सकते हैं ये मशीन भी रेडी कर रहे हैं। वो पानी का जो बाहर निकलने का मशीन है, जितना जो भी मशीन चाहिए वो लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और एक देख सकते एक ट्रेन यहाँ पे है, इसके जरिए एक टीम अंदर गई है। कुछ अंदर की कुछ तस्वीर आप लोग को दिखाएंगे, हम लोग कुछ साइड से आप लोग को दिखाएंगे जो अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन हम लोग कुछ सिचुएशन दिखाएंगे। अब मैं मानव को बोलूंगा थोड़ा नीचे का जो तस्वीर है वो भी दिखाइए। ये जो रेड हॉल है ये ऑलमोस्ट 300 फीट नीचे तक ये है, और इस रेड हॉल का जो ऑलमोस्ट 150 फीट तक पानी भर चुके हैं। इसके कारण बहुत सारे वर्कर्स अंदर होने की आशंका कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है अंदर। आप लोग देख सकते हैं, मेरा वीडियो जर्नलिस्ट मानव दिखाएगा कैसा कितना नीचे तक ये है। और देख सकते हैं ये कितना ऐसा एक एरिया है जहाँ पे कोई भी, यहाँ पे सुनसान एरिया है, कोई भी यहाँ पे रहते नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये कैसे चल रहे थे ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। मैं ये तस्वीर ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। ये जो देख रहे हैं हम लोग का तस्वीर पे, ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है। ये जो देख सकते हैं पूरा नीचे तक ये गए हैं। यहाँ से रेस्क्यू टीम ये जो रस्सी है उसके ये जो देख सकते हैं यहाँ से नीचे गए हैं, उन लोग आए हैं। और एक बात दिखाता हूँ, बिल्कुल देवाशीष, और एक दिखाता हूँ, ये जो टीम है, जो कैमरे अंदर जो कैमरे हम लोगों ने बोला यहाँ से आगे नहीं जा सकते जी, लेकिन हाँ बिल्कुल ये जो तस्वीरें हैं लगातार हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हमारे संवाददाता देवाशीष वहाँ पर मौजूद हैं, और देवाशीष आपसे और भी जो जानकारी है वो हम यहाँ पर आगे लेंगे, अपने दर्शकों को भी बताएंगे किस तरीके से दिमा हसाओं में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है चल रहा है। ना सिर्फ सेना, एनडीआरएफ, बल्कि अलग अलग जो बचाव दल है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर लगातार आपको हम यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे थे दिमा हसाव की, जहाँ पर कोयला खदान में जो श्रमिक हैं वो फंसे हुए हैं और उनको बचाने के लिए किस तरीके से युद्ध स्तर पर लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। ना सिर्फ SDRF NDRF बल्कि सेना की जो टीम है नौसेना की, वो लगातार पूरे प्रयास कर रही है। हमारे संवाददाता देवाशीष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तस्वीरें वहाँ की दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। कितना दुर्गम क्षेत्र, ये रिमोट एरिया जहाँ पर किसी भी शख्स का पहुँचना बेहद मुश्किल, और वहां पर पूरा आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बचाव दल के लोग हैं, पूरी टीम जो है वो प्रयास कर रही है कि जो श्रमिक हैं उनको किस तरीके से बाहर निकाला जा सके। हालांकि अभी तक एक जो शव है वो ज़रूर बरामद हुआ है। देवाशीष, लगातार इन तस्वीरों में हमारे जो दर्शक हैं वो देख पा रहे हैं कितना ये दुर्गम क्षेत्र है, रिमोट क्षेत्र, और वहाँ पर कितनी चुनौतियाँ हैं, किस तरीके से जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। लेकिन जो इस खदान से जो पानी निकाला जा रहा है, क्या नीचे से अभी भी इस तरह की कोई सूचना है कि जो जलस्तर है उसमें इजाफा हो रहा है? नहीं, देखिए जो पानी जो है वो तो नीचे ही है, नीचे से अंदर घुस गया, मतलब जो ये होल है रेड होल, उसके नीचे से ही पानी घुसा हुआ है, तो नीचे से अंदर आगे आगे ऊपर आके ऐसे ऊपर आ रहा है। तो इसके कारण जो साइड पे जो इस होल का ये जो होल देख रहे हैं, उस होल का साइड से एक टनल है। जो स्पेशलिस्ट ने बोला है, हम लोग का ये बाइट नहीं है, स्पेशलिस्ट ने बोला है कि जो टनल है वो टनल के अंदर पानी घुस गया है, और जो वर्कर्स थे वो टनल के अंदर घुसा हुआ था। पानी घुस जाने के कारण वो लोग वहाँ पे, शायद उन लोग का वहाँ पे क्या सिचुएशन है ये हम लोग को पता नहीं है, लेकिन आशंका कर रहे हैं कि वो शायद वहाँ जो टनल अंदर में है, बहुत सारे टनल नीचे में है, वहाँ पे पानी घुसने के कारण वो वहाँ पे जो वर्कर्स है शायद उन लोगों को वहाँ पे रुकना पड़ा, वहाँ से वो निकल नहीं सकते। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, ऑलमोस्ट 50 to 40 पीपल अंदर गए थे, ऑलमोस्ट 50 to 40 वर्कर्स अंदर गए थे। उसके बाद जब पानी अंदर घुसा था, उसके बाद 20 to 25 पीपल वर्कर्स बाहर आ गए, क्योंकि जब पानी नीचे से ऊपर आया था तो वो लोग जोरों शोर से कुछ वर्कर्स बाहर आ गए। उसके बाद वो लोग तो सेफ हो गए, लेकिन जो टनल के अंदर था, जो टनल के अंदर वर्कर्स थे, वो लोग मतलब पानी के कारण बाहर नहीं निकल सकते, बाहर नहीं निकल आ पाए वो लोग। उसके बाद वो शायद ये इंसिडेंट होने का आशंका कर रहे हैं, क्योंकि टनल के अंदर वो लोग हो सकता है कि वो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, ऐसा हो सकता है, ये यहाँ पे आशंका कर रहे हैं। जी देवाशीष, क्योंकि शायद उन श्रमिकों को उतना समय नहीं मिल पाया होगा, लेकिन जैसे आपने बताया कि जो कुछ श्रमिक थे वो बाहर भी आ चुके हैं, लेकिन ऐसे में क्या माना जाए, क्या इस बात की संभावना ज़्यादा है कि वहाँ पे जो श्रमिकों की संख्या है वो बढ़ सकती है? देखिए वो संख्या ऐसा है, वो बढ़ भी सकती है, वो कम भी हो सकता है, क्योंकि किसी के पास यहाँ पर जो डाटा है कितने वर्कर्स अंदर गए, किसी के पास वो डाटा नहीं है। वो तो ऐसे भी बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो वर्कर्स का नंबर है वो बढ़ भी सकता है, वो कम भी हो सकता है। तो ऑपरेशन जब कंप्लीट होगा उसके बाद ये डाटा हम लोग का सामने आएगा, और ऑफिशियल भी हम लोग के साथ बातें करेंगे, उसके बाद ही ये बोल सकते हैं ये कितना नंबर है। अभी तक कोई जानकारी यहाँ से आप लोग को नहीं दे सकते। जी बिल्कुल, अभी कुछ भी कहना काफ़ी मुश्किल फिलहाल, लेकिन जो वहाँ पे हालात हैं उसका लगातार आप तस्वीरें देख सकते हैं। डीडी न्यूज़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हमारे दर्शकों तक हमारे जो संवाददाता हैं देवाशीष पहुंचा रहे हैं। देवाशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। दोबारा आपसे हम जानकारी लेंगे क्या स्थिति बनी हुई है, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे असम में किस तरह के हालात इस खदान के आसपास बने हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है जिससे जो श्रमिक हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजधानी दिल्ली में चुनावी संग्राम को लेकर। दिल्ली में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 5 फरवरी को मतदान होगा और इसके साथ ही चुनाव आचार संहिता के कारण आज सुबह दिल्ली में लगे राजनीतिक दलों के पोस्टर और होर्डिंग्स अब हटाए जा रहे हैं। इस बीच नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो चुका है। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने दावा किया है कि बीजेपी ही इस बार जीतेगी। उन्होंने आप सरकार को भ्रष्टाचार में डूबी सरकार बताया। और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर बात करते हैं राजस्थान की, जहां सरकार ने आगामी 5 वर्षों में प्रदेश में 50 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी के मद्देनजर पंचायत पौधशाला स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है। सभी कलेक्टर्स को इसके तहत आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। और खासतौर से आइए बात कर लेते हैं महाकुंभ की। आपको बता दें, महाकुंभ की अगर बात की जाए तो इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई विशेष इंतजाम किए गए हैं। घाट पर महिलाओं को कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम और फिटिंग रूम की खास व्यवस्था की गई है। कैसा है इंतजाम, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। इस मेले में कोई दिक्कत न हो और नए नए अनुभवों के साथ लोग यहाँ से जाए, नई नई पहल भी की गई है मेला प्राधिकरण की तरफ से। जो जेट्टी है यानी एक चेंजिंग रूम है जो तैरते हुए नदी में ये बनाया गया है और इसमें पूरी व्यवस्था है, जहां आप जाकर एक तरफ संगम स्नान कर सकते हैं तो दूसरी तरफ आप बोट के जरिए उस पर आ सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप संगम स्नान कीजिए, उसके बाद अपने कपड़े बदलिए इस चेंजिंग रूम में। ये तैरता हुआ चेंजिंग रूम है। तो ये इस तरह की पहल है जिससे नए नए अनुभव होंगे मेला में आने वाले लोगों को, महाकुंभ में आने वाले लोगों को। तो हम देख रहे हैं कि इस तरह की खास पहल भी की गई है श्रद्धालुओं के लिए। कुल 144 चेंजिंग रूम होंगे। सोलर पैनल देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ बैठकर पूजा करने की व्यवस्था है और एक साथ एक जेट्टी पर 70 लोग चढ़ सकते हैं, वो क्षमता है। हालांकि इससे भी ज्यादा लोग चढ़ जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरी तरह से सुरक्षित है। इसे टेस्ट करके भी देखा गया है कि कितने लोग इस पर चढ़ सकते हैं। 200 लोगों तक कोई दिक्कत नहीं है एक जेट्टी पर। तो इस तरह से तमाम सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखते हुए इसे तैयार किया गया है। तो नई नई पहल मेला प्राधिकरण कर रहा है जिससे श्रद्धालुओं को नया अनुभव मिले, उनको सहूलियत मिले महाकुंभ मेले में। कैमरामैन मुकुट शर्मा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, प्रयागराज। तो महाकुंभ में महिला श्रद्धालु की सुरक्षा के लिए भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, जिसकी महिलाओं ने काफी प्रशंसा की है। जो भी मैनेजमेंट किया जा रहा है ये बहुत अच्छे तरीके से मतलब बेसिकली मैनेज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक इंडिया पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी पब्लिक आती है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को चेंजिंग वगैरह के लिए। तो ये बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है मेला प्राधिकरण की तरफ से। और स्पेशली जो वुमेन्स होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो बोट से काफ़ी बार उनको मन करता है नहाने का, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा व्यवस्था की गई है मेला प्राधिकरण की तरफ से कि उन्हें चेंजिंग रूम भी वहीं पर मिल जाएगा, फ्लोटिंग चेंजिंग रूम, जहाँ भी वो चाहें, मतलब किसी भी कोने, किसी भी ओर या छोर पे संगम के, तो उन्हें एक अच्छा काफी अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी मेला प्राधिकरण की तरफ से। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव लगा मुझे। जी, जो फ्लोटिंग जेटी है इसके कारण मतलब लोगों के लिए काफी कंफर्टेबल है, मतलब वो इजीली इसका यूज करके मतलब उनको जो भी दिक्कतें होती थी वो रिजॉल्व हो गई इस वजह से। तो जो नई पहल की गई है ये काफी लोगों के लिए अच्छी पहल है। तो देखा आपने किस तरीके से महाकुंभ जो है भव्य है, दिव्य है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते आप कुछ हो जाते हैं मोबाइल मेडिकल यूनिट को लेकर। अब मध्य प्रदेश वासियों के लिए खुशखबरी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम जनमन योजना के तहत 21 जिलों के 87 विकास खंडों के लिए 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आप देखिए हमारे संवाददाता श्रेयस द्विवेदी की एक खास रिपोर्ट। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। एमपी के दुर्गम क्षेत्रों में घर घर पहुंचेगी स्वास्थ्य सेवाएं। 1268 गांवों को मिल सकेंगी सुगम स्वास्थ्य सेवाएं। पीएम जनमन अभियान के तहत 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी। स्वास्थ्य सेवाओं में पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बनाया जा रहा है सुलभ। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए पीएम जनमन के अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 21 जिलों के लिए 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहल प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के दूर दराज और पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह मेडिकल यूनिट एक चलता फिरता अस्पताल है। इन मोबाइल मेडिकल यूनिट से प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुगम प्रदायगी सुनिश्चित होगी।
इन मोबाइल मेडिकल यूनिट से प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुगम प्रदायगी सुनिश्चित होगी। मेडिकल मोबाइल वैन को यूनिट को रवाना किया है। ये लोगों के जीवन बदलने के लिए, खास करके टीबी, सिकल सेल एनीमिया से लगा करके सामान्य बीमारियों के लिए भी घर पहुंच सेवा के रूप में काम करेगी। प्रत्येक मोबाइल मेडिकल यूनिट की लागत 33,86,000 रुपए है। इस यूनिट से 21 जिलों के 87 विकास खंड के 1268 गांव की लगभग 3,12,000 से अधिक की आबादी को सुगम स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। मोबाइल मेडिकल यूनिट महीने में 24 दिन गांवों का भ्रमण करेंगी और ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। ये यूनिट दिन में 2 गांव और 50 मरीज को देखेगी। इस यूनिट में एक डॉक्टर, नर्स, एएनएस, एमपीडब्ल्यू, लैब टेक्नीशियन और फिजियोथेरेपिस्ट मरीजों को सेवाएं प्रदान करेंगे। मरीजों को 65 प्रकार की दवाइयां भी दी जाएंगी। राज्य सरकार इस योजना को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए कृत संकल्पित है। इसे आप समझ सकते हैं कि स्वयं मुख्यमंत्री जी ने आज इन सभी 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी दिखाई है। पिछड़ी जनजातियों और आदिवासी क्षेत्रों के लिए ये मोबाइल मेडिकल यूनिट विशेष सौगात है। हेल्थ के मामले में मध्य प्रदेश लगातार बढ़ रहा है। आदिवासी जिलों में अधिक फोकस है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन में ये यूनिट बहुत कारगर होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में विस्तार कर रहा है। वहीं अगर बात की जाए मोबाइल मेडिकल यूनिट की, तो 21 जिलों में इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया ताकि मध्य प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतिहास रच सके। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल।